हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक सिंह और मेरी CSE 2018 में 628 रैंक आई है। तो पहला रिएक्शन रिजल्ट्स के बाद मैं भी हर एक एस्पायरेंट की तरह काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि जिस दिन आपकी पूरी मेहनत 3 साल 4 साल की मेहनत जिस दिन कन्वर्ट होती है, हर किसी को काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे कॉल्स आए, मेरे फैमिली वाले भी काफ़ी खुश हैं, दोस्त भी सारे बहुत खुश हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं अभी प्रेजेंटली EPFO में अकाउंट्स ऑफिसर के रोल पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ही काम कर रहा हूँ और मेरी पोस्टिंग पुणे में ही है। इसके पहले मैंने 3.5 साल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर मैनेजर के हैसियत पे एज अ मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर काम किया था। तो इन दोनों जगह से मुझे काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन भी मिली एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पहले ही एक टेक्नोक्रेट थे, तो अभी आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? आपके पास ऑलरेडी एक वेल पेइंग जॉब है, आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉमिसिंग करियर है, तो क्यों IAS क्यों चुनना है आपको? तो मेरा रीज़न जो होता है वो जो मैं जवाब उनको देता हूँ वो जो कि ये है कि जब मैं झारखंड गया तो वहाँ पे ट्राइबल इश्यूज़ मैंने देखे पहली बार। तो वो जो ट्राइबल इश्यूज़ थे उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इंक्लाइन किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी ऐसी हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाई हैं सही से, या फिर जहाँ पे बहुत स्कोप है काम करने का। मैंने देखा कि जो फैसिलिटीज़, जो हेल्थ की फैसिलिटी हो या एजुकेशन की फैसिलिटी हो या सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, जो हम लोगों को नोएडा में बहुत इजीली अवेलेबल है, वो हिंटरलैंड, कंट्री का जो हिंटरलैंड है, वहाँ पे लोग पूरी ज़िंदगी नहीं पा पाते हैं। तो वो एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ स्विच करने का सोचा। अब स्टडी मेथड की बात या स्ट्रैटेजी की बात करें तो हर कोई बोलता है, और मैं भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, कि जो प्रीलिम्स है, जो मेंस है और जो इंटरव्यू है, तीनों एक साथ पढ़ना होता है कंबाइंड तरीके से, और आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है। बट इसके साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज भी जोड़ना चाहता हूँ। वो क्लॉज ये है कि हम ऑल्दो सेम चीज़ें पढ़ते हैं प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के लिए, बट हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या पॉइंट ऑफ स्टडी है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो वहाँ पे हमें कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के साथ पढ़ना होता है। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जब होता है, हमें उसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हम बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो वो एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है जिसको कि हमें अपने आंसर में उतारना होता है। तो हमने जो फैक्ट्स कलेक्ट किए थे प्रीलिम्स में, हमें उसको अब यूटिलाइज करना होता है और इफेक्टिवली यूज करना होता है अपने आंसर में। और अब इंटरव्यू की बात करें तो जो सारे फैक्ट्स हैं और जो सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है, उसके बेसिस पे हमें अपने ओपिनियंस फॉर्म करने होते हैं। बट वो ओपिनियंस बायस नहीं होने चाहिए, एकदम न्यूट्रल ओपिनियंस होने चाहिए और बहुत ही इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस होने चाहिए। अब अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं पढ़ने के लिए। अगर हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीलिम्स में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स हमें बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, हम करंट अफेयर्स कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुकलेट्स अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो स्टैटिक बुक्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक बुक्स जो कि NCERT हो गया, या फिर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, या और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि एक हमें पूरी बुक लिस्ट मिलती है जो कि हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नॉन नेगोशिएबल है। तीसरी चीज़ जो होती है वो टेस्ट सीरीज करने वाली बात होती है। तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से किसी एक कोचिंग का हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना, और वही 2 या 3 बार हम रिवाइज करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है ज़्यादा बेहतर आएगा। अब अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में हमने जितना पढ़ा है उन सारे सोर्सेस को हमें कंसोलिडेट करना होता है, और उसके लिए हमारे पास 3.5 महीने होते हैं। वो कंसोलिडेटेड सोर्सेस जो है हमें पढ़नी होती हैं। अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसके नोट्स बना सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग और मेंस की वजह से ही हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यूज़ जो है वो मेरे हिसाब से, मैं बाकी लोगों के ओपिनियंस जो कि बोलते हैं कि ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ नहीं देने चाहिए क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं उससे थोड़ा डिफ़र करता हूँ।
मेरे हिसाब से आप जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दें उतना अच्छा, क्योंकि उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ब्रशअप हो जाती हैं और आपके पास एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाता है। और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली यूनिक एकेडमी का कोट करना चाहूँगा एक्सपीरियंस, कि यूनिक में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। पहली बार जब इंटरव्यू था वो मेरा पहला इंटरव्यू था, पहला मॉक इंटरव्यू था इस फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। तो सर जो वहाँ पे फैकल्टीज़ थे उन्होंने मुझे एक्चुअली में बताया और प्रॉपर गाइड किया कि किस तरीके से आपको, जैसे कि एक टाइम था जब मैं क्वेश्चन के ख़त्म होते ही आंसर्स देना स्टार्ट कर रहा था, और वो बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसमें मैं बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के और बिना सोचे समझे चीज़ें शुरू करता था और बाद में मुझे प्रॉब्लम आ जाती थी। तो पहला इंटरव्यू वो था, और दूसरा जो मैंने इंटरव्यू दिया था यूनिक में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका ये था कि उसमें मुझे सर ने एक स्पेसिफिक रिपोर्ट जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था वो बताया पढ़ने के लिए, और उस रिपोर्ट का नाम था नीति आयोग का इंडिया एट 75। और फाइनल इंटरव्यू में जब मेरा एक्चुअल यूपीएससी का इंटरव्यू था तो उसमें मैं उस रिपोर्ट से 2-3 बार कोट कर पाया, और जिससे मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो गया। अब अगर इंस्पिरेशन की बात आती है तो मेरे जो पापा हैं वो मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर करते आए हैं, और उनकी वजह से ही मैं ये जो जर्नी है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रगल भरी जर्नी होती है, उसमें मैं चल पा रहा हूँ। अब अगर इंसिडेंट्स की बात करें मेरी यूपीएससी की जर्नी में, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 2 ऐसे इंसिडेंट्स आए यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, जिनकी वजह से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ पाया और जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा। तो पहला तो ये था कि जब मैं 21 साल का था, मेरी पहली बार नौकरी लगी, मैं झारखंड गया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो कि मैंने नोएडा में कभी नहीं देखी थी। जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम ट्राइबल प्रॉब्लम्स कह लें, या फिर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो झारखंड में बहुत टाइम से चल रही है, विच हंटिंग वाली, ये सब मैंने कभी पहले ना सुना था ना कभी देखा था। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था उसने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे आगे बढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम करना चाहिए। और दूसरा टर्निंग पॉइंट जो मुझे लगता है वो जब मैंने अपनी सेल की जॉब क्विट करके ईपीएफओ में जब रोल स्विच करे। सेल में मुझे पैसे काफ़ी अच्छे मिलते थे, बट काम बहुत हेक्टिक था और जो मुझे टाइम मिलता था वो काफ़ी कम था पढ़ने के लिए, तो जिसकी वजह से मैं पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। बट जब मैंने अपना जॉब स्विच किया और ईपीएफओ में आया तो मुझे अपने लिए काफ़ी टाइम भी मिल पाया, और मुझे ईपीएफओ में बहुत ही सपोर्टिव बॉस मिले जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम दिया पढ़ने के लिए, तो मैं उनका भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। अब जब पूछा जाए कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं ऐसी जो कि जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए या किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए कहना, क्योंकि हम सब जो है बचपन से ही एक एटीट्यूड के साथ पैदा होते हैं और वही पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, तो आपको एग्जैक्टली कभी पता नहीं होता है। बट फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से मैं जिसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन पाया। पहला ये है कि मेरा जो नेवर से डाई एटीट्यूड है। मैं हमेशा से एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं हमेशा से खेल खेलता हूँ, और स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं रेगुलरली तो उसमें आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है वेयर यू वांट टू कम्पीट एंड कम्पीट टिल द फाइनल विसल इज ब्लोन। तो जब तक आखिरी घंटी नहीं बजती तब तक आप चाहते हैं कि आप जीतें। तो एक जो ये एटीट्यूड आ जाता है कि आप हार नहीं मानेंगे, सबसे पहली चीज़ तो वो। और दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजर हूँ। जितना कम टाइम मिलता था मैं उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेता था। जैसे कि एग्ज़ाम में जब मैं सेल में काम करता था, एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे दिन में ऑफिस आवर्स के बाद 3 या 4 घंटे मिलते थे पढ़ाई करने के, बट मैं ऑफिस में फ्री टाइम में मेरे फ़ोन में हमेशा पीडीएफ्स रहती थी या फिर कोई रिपोर्ट रहती थी जिसको मैं गो थ्रू करता था उस टाइम पे, या मेरे खुद के नोट्स रहते थे। तो स्मार्ट स्टडी भी एक रीज़न है कि मैं सक्सेसफुल हुआ। अब अगर मैसेज देने की बात हो फेलो कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को जो नेक्स्ट ईयर इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं या नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए मेरा ये सजेशन होगा कि हम सबको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना होगा। सेफ खेल के हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे कि प्रीलिम्स में भी जो टॉपर्स भी होते हैं प्रीलिम्स के, उनको भी सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट वो एक कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट रिस्क लेते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये हम सबको सीखना होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे हैं किसी ऐसी हेक्टिक जॉब में जहाँ आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके हम लोग अपना जो करियर है उसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा मैसेज जो है ये मैं स्टूडेंट्स को दूंगा वो ये है कि वी शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम है और यहाँ पे कई लोग जो है फाइनली पास नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम लोगों के पास प्लान बी रहेगा तो हम साइकोलॉजिकली फ्री होकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और आगे अगर नहीं हो पाया तो वी कैन ईजिली स्विच करियर्स। तो दिस इज माई मैसेज। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Unique Academy. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel. Stay tuned.